Hey everyone, welcome to the last chapter, that is chapter number 10 of your new NCERT chemistry class 12, that is biomolecules. This is Shubham Nashora, the chemistry faculty at Forensic Science of Riyanshi, and let's begin with biomolecules today. Okay, तो ये चैप्टर टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करेंगे विद कार्बोहाइड्रेट्स और उसका क्लासिफिकेशन, देन थोड़े मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे ग्लूकोज के, उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, फिर ऐसे ही फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डाइसैकेराइड्स पे जाएंगे, इसमें हम लोग को सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज के बारे में देखना है। फिर पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन के बारे में देखना है। फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, फिर अमाइनो एसिड, फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर डीनेचुरेशन प्रोटीन वगैरह पढ़ लेंगे। फिर एंजाइम्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड एंड हार्मोन। ये छोटे छोटे से टॉपिक है, जल्दी कवर कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखो, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2ON हो सकता है या फिर CxH2O हो सकता है। एक्चुअली इनका नाम ना इस तरीके से दिया गया था कि इनको हाइड्रेट माना गया था कार्बन के, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के साथ जब वाटर एसोसिएटेड होता है ना, उस तरीके से तो इनको बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और या फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ग्लूकोज हो गया, तब ये फॉर्मूला में इसमें फिट बैठ जाए, पर होता क्या है कि इस फॉर्मूला में ना सारे कार्बोहाइड्रेट फिट नहीं बैठते, और कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी फिट बैठ जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को जब आप इस फॉर्मूला में फिट करोगे तो वो फिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही रैमनोज, रैमनोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है बट इसमें फिट नहीं होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला की अपनी लिमिटेशन है। तो अगर ऐसा कोई बोले कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में से कुछ ही होते हैं जो कि स्वीट होते हैं टेस्ट में, और उनको हम क्या बोलते हैं, शुगर्स बोल देते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जितना नंबर ऑफ शुगर यूनिट या फिर जितना नंबर ऑफ यूनिट्स मिलती है हाइड्रोलिसिस से, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, वो अ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करके और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। एग्जांपल देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज वगैरह। फिर ओलिगोसेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स तक दे सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑलिगोसेकेराइड। अब ये ऑलिगो को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर वो 2 देंगे तो उनको डाइसेकेराइड बोल देंगे, अगर वो 3 मोनोसेकेराइड यूनिट देंगे तो उनको ट्राई बोल देंगे। ऐसे ही टेट्रा, पेंटा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। इनमें से मोस्ट कॉमन होते हैं डाइसेकेराइड, जिसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया वगैरह। अब पॉलीसेकेराइड की बात करूं तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट दे देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, उनको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, ये जनरली इतने स्वीट नहीं होते, जिनको नॉन शुगर से बोला जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट को आप लोग एक बेसिस पे और क्लासिफाई कर सकते हो कि वो रिड्यूसिंग नेचर के हैं या नॉन रिड्यूसिंग नेचर के हैं। ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग का मीनिंग होता है कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना। रिड्यूसिंग का मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब उनको ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या चाहिए, एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप टाइप का चाहिए। तो होगा क्या, वो एल्डिहाइड ग्रुप ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अपने को पता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चल जाता है, फेलिंग या फिर टॉलन। तो वही है, ऐसी शुगर जो फेलिंग और टॉलन के साथ रिएक्ट कर लेती है, हम उनको क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का नाम देते हैं। ठीक है। अब जितने भी मोनोसेकेराइड है ना, वो सारे ये टेस्ट वैसे भी दे देते हैं। ये ध्यान में रखना, एक बार स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा हुआ है पहले कि क्या ऑल सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, तो बिल्कुल होती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में कि सारी की सारी मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। तो आपको कोई बोले कि क्या ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, 100%। ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, टीम फॉरेंसिक साइंस और प्रियांशी आप लोगों के लिए लेके आए हैं मार्गदर्शन 2026 प्रोग्राम, जिसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रेप प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर मॉक टेस्ट होगा लीडर बोर्ड के साथ, और साथ ही में कंप्लीट पीसीबी के नोट्स, टीपीपी, सॉल्व, पीवाईक्यूज जो कि एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराए जाएंगे, ताकि आपको अप्रोच समझ में आ सके। उसके बाद एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलेगा, जिसमें आपको डॉक वेरिफिकेशन हो गया, पर्सनल कॉलेज काउंसलिंग हो गया, या फिर रेस्क्यू प्लान, अगर आपका जो डिजायर्ड कॉलेज है वो आपको नहीं मिल पाता, तो उस केस में आपका प्लान बी क्या होना चाहिए।
साथ ही में आपको बता देंगे कि आपके लिए जो भी आपका स्कोर आया है उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ऐसा टाइम। तो ठीक है, साथ साथ में आपको रियल टाइम अलर्ट और अपडेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ ही आपका प्रियांशी मैम के साथ ग्रुप सेशन भी होगा जिसमें आपका लाइव स्ट्रेटेजी सेशन रखा जाएगा। ये सब आपको मिल सकता है ओनली इन 2999। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज के बारे में जान लेते हैं। तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन सबसे पहले तो सुक्रोज से करी जा सकती है। सुक्रोज अभी हम देख के आए हैं, वो एक डाइसेकेराइड है। तो डाइसेकेराइड की जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम, जनरली H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। इसकी जब हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है तो हमको ग्लूकोज और साथ में फ्रुक्टोज मिल जाते हैं। ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट मिल गई। तो हमको ग्लूकोज चाहिए था तो ग्लूकोज यहाँ से मिल गया। दूसरा, हम एक पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च। स्टार्च की भी हाइड्रोलिसिस करने पे वो ग्लूकोज दे देता है हमको। तो स्टार्च है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दो, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ग्लूकोज मिल जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करूँ ना तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है थोड़ा सा, एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज जो होता है वो एक एल्डोहेक्सोज होता है। एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या है, ये एल्डिहाइडिक शुगर है और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन की शुगर है। एल्डोज का मतलब क्या है, एल्डिहाइडिक शुगर। ठीक है, और इसका नाम हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट को जब इसके सॉल्यूशन से पास किया जाता है ना तो वो राइट हैंड साइड में मुड़ती है। वो अभी थोड़ा आगे आगे आएगा। चल, तो देखो, हम ना ग्लूकोज को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर असाइन किया गया है, एक जिसको हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो किस बेसिस पर असाइन किया गया है, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाया गया था, तो वो C6H12O6। ठीक है, फिर इसकी कुछ रिएक्शंस है। तो जब इसको HI के साथ रिएक्ट कराया जाता है ना तो वो क्या करता है, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन देता है। ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको HI के साथ थोड़ा सा हीट करोगे तो वो एन हेक्सेन देता है। अब ये सारी रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट एग्जाम में ये लिख के दे देता है, पहले नीट में बहुत पूछी जा चुकी है ये। फिर एक और अच्छा एग्जांपल है कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, वो एक ऑक्साइड बना देता है, और साथ ही HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन दे देता है। ये दोनों एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि वो एल्डिहाइड जो है वो NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड दे रहा है। साथ ही एल्डिहाइड जो है HCN या फिर KCN भी ले सकते हो, तो ये साइनाइड क्या करेगा, अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद CN और OH, जिसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको क्या बताती है कि कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप तो इसमें पक्का प्रेजेंट है। फिर देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ग्लूकोज को जैसे हमने ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज किया ना तो वहां पर हमको देखने को मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, और जो एल्कोहल है, जो टर्मिनल अल्कोहल भी है और बाकी वाले भी ऐसे कैसे पड़ा रह जाता है। तो इससे हमको पता लगता है कि अच्छा, एक CHO ग्रुप भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, एसिटिलेशन रिएक्शन। एसिटिलेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसकी मदद से हम ये पता लगाते हैं कि ग्लूकोज में एक्चुअली OH कितने हैं। तो जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं ना तो इसमें हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ठीक है, तो हम जब इसका मास पता लगा लेते हैं, डेटा वगैरह सब करवा लेते हैं, तब हमको पता चलता है कि इसके अंदर तो 5 OH है टोटल। ठीक है, इस तरीके से। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट वाली रिएक्शन किस क्या बताती है कि प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट देखो, अगर आपने इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दी ना, चाहे आप ग्लूकोज की भी कर सकते हो या फिर ग्लूकोनिक एसिड की भी कर सकते हो, दोनों की ही जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तब हमको एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, सेकेरिक एसिड। अब ये सेकेरिक एसिड क्या होता है, सेकेरिक एसिड में ये एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट हुआ ही होता है, साथ ही में जो टर्मिनल अल्कोहल है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड को भी जब ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार ये वाली रिएक्शन आई थिंक पूछी हुई है कि ग्लूकोनिक एसिड में को जब ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछी हुई है स्ट्रक्चर के बिना, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख के जाना आप लोग। फिर अ, जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें ना ये OH की पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अपना ग्लूकोज का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन है। अब शुगर्स की जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं या फिर उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो उसमें एक चीज आती है
कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन सेंटर है उसको आपको टॉप पर बिठाना रहता है, सबसे ऊपर उसको ही रखेंगे जो मोस्ट ऑक्सीडाइज होगा। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आता तो हमको उसको टॉप पर रखना पड़ता, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ही है तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड को सबसे ऊपर रख देंगे, फिर नंबरिंग करना चालू करेंगे। अब अ, जैसे इस तरफ OH क्या है, राइट हैंड साइड में, इस तरफ भी OH राइट हैंड साइड में, इस तरफ OH लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ OH फिर से राइट हैंड साइड में। तो उस बेसिस पे हम लोग इसमें इसको R और S तरीके के नोमेनक्लेचर देते हैं, ठीक है। हर एक सेंटर का एक अलग स्टीरियो केमिस्ट्री आएगा। ऐसा करके हम लोग आगे चल के इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बताते हैं। अब देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ग्लूकोज का। एक बार CUET के एग्जाम में ही ग्लूकोज ऑक्साइम का स्ट्रक्चर पूछ लिया था और उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर लिटरल बना के दिए हुए थे, तो आपको इसीलिए स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए एटलीस्ट ग्लूकोज का, तो क्योंकि बहुत ईजी है। देखो, अगर आप 1 2 3 अगर आप थर्ड कार्बन को छोड़ दो ना तो उसके अलावा हर बार OH किधर है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। टोटल कितने OH है, 5 OH होते हैं, जिसमें से एक तो टर्मिनल है तो उसको तो किधर भी लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचे 4, 4 में से एक जो थर्ड नंबर वाला है वो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सारे के सारे किधर है, राइट हैंड साइड। बस इतना सा याद रखना है, बाकी सब मामला सिंपल है। फिर ग्लूकोनिक एसिड में इसको जस्ट ऑक्सीडाइज कर देना है, सैकेरिक एसिड में इसको भी ऑक्सीडाइज कर देना है और लास्ट वाले को भी ऑक्सीडाइज कर देना है, सिंपल है। ग्लूकोज का नाम ना डी ग्लूकोज भी बोला जाता है, D+, इस तरीके से ग्लूकोज। तो डी तो रिप्रेजेंट करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। और जो ये प्लस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है उसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को, ठीक है। इसी को हम लोग ना छोटा डी ऐसे करके भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये कैपिटल डी और ये छोटा डी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल डी एल नोमेनक्लेचर अलग है, छोटा डी एल नोमेनक्लेचर अलग है। ये डिपेंड करता है कि वो लाइट को किस तरफ घुमा रहा है, और ये डिपेंड करता है कि उसमें OH किस तरफ लगे हुए, तो दोनों अलग अलग है, इसका ध्यान रखना। जैसे देखो, ये डी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है जबकि OH राइट हैंड साइड में है। उस जब भी जहां पे भी अपना स्टीरियो सेंटर राइट हैंड साइड में होगा उसके लिए हम क्या बोल देंगे कि उसके आगे डी लिखा जाएगा। और लेकिन प्लस और माइनस कब लगाते हैं, प्लस और माइनस तब लगाते हैं जब हमको अल्फा डी डेटा लेते हैं। पोलैरिमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम अल्फा डी डेटा लेते हैं और हमको पता लगता है कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है। अब देखो, जो हम अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ते आए थे ना ग्लूकोज का, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है कि वो ना कुछ रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब वो कौन सी रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ये अपने आप में एक सवाल था जो कि नीट ने पूछा हुआ है रिसेंटली, कि इनमें से कौन से टेस्ट है जो कि ग्लूकोज फेल कर गया, ठीक है। तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं जस्टिफाई कर। तो देखो, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे पाया था, और वो एक और टेस्ट, एडिशन टेस्ट विथ NaHSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड, स्पेसिफिकली बोले तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड वाला जो टेस्ट है वो अपना ग्लूकोज फेल कर गया था, वो ये टेस्ट नहीं दे पाया, ठीक है। फिर एक और टेस्ट था जिसमें पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, कि वो ठीक है, तो सेकेंडरी। तो इसलिए ऐसा प्रपोज किया गया कि ग्लूकोज का ना ओपन चेन स्ट्रक्चर टाइप का नहीं है, वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो वो बोले कि इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, इसका फिफ्थ कार्बन का OH एल्डिहाइड ग्रुप के अटैक कर देगा, इस तरीके से। किस तरीके से अटैक करेगा, ये जो OH है इसके फिफ्थ कार्बन पे ये जाके एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर अटैक करके इसको ओपन कर देगा, और ये एक हेमी एसिटल टाइप की स्ट्रक्चर बना रहे, ठीक है। अब ये हेमी एसिटल में बनने के बाद भी ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मामला बनता है, क्योंकि इसमें दो फॉर्म्स पॉसिबल है। पहला, जब ये जो OH बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, और दूसरा वो जो OH बनेगा वो राइट हैंड साइड रहेगा। अगर ये OH राइट हैंड साइड पे है तो उसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर वो OH लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसका नाम होता है बीटा डी ग्लूकोज। जब हम इसका पायरेनोज वर्जन पढ़ते हैं, पायरेनोज वर्जन क्या होता है, ये वाला वर्जन। पायरेन एक तरीके की शुगर होती है, तो इसी को जब हम ग्लूकोज में अरेंज करने की कोशिश करते हैं तब हमको ऐसा देखने को मिलता है कि पायरेनोज में जब बॉटम की तरफ में OH है तो वो कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज, और जब टॉप की तरफ में OH है तब वो कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। जब हम नॉर्मल ऑन पेपर बना रहे थे
तो कौन सा वाला था? तो जो राइट वाला था वो क्या था? अल्फा। और जो बॉटम वाला है वो क्या है? अल्फा। जब हम फिशर प्रोजेक्शन बनाना सीखते हैं, फिशर प्रोजेक्शन टू साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट करना सीखते हैं हायर लेवल पे, तब हमको पूरा डिटेल में करवाया जाता है कि एक्चुअली होता कैसे है। अब देखो, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इनमें सब कुछ सेम है सिवाय एक सेंटर के। अगर इस एक सेंटर को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ इनमें सेम है। और ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को जिसमें कार्बन नंबर 1, ध्यान में रखो, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर C1 कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। ध्यान रखना, कार्बन कौन सा होना चाहिए? C1 कार्बन होना चाहिए। ठीक है। अगर C1 कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो रही है या जस्ट उल्टी हो रही है एक दूसरे के, तो उनको क्या बोल देते हैं? हम एनोमर्स बोल देते हैं। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले क्या अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स है क्या? हाँ जी, बिल्कुल एनोमर्स। ठीक है। ग्लूकोज समाप्त हुआ, अब हम फ्रक्टोज देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्रक्टोज एक इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोज है। नीट ने फ्रक्टोज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। फ्रक्टोज के बारे में ये जो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, कि ये पहला कीटो हेक्सोज है, ये किस में मिलता है, न इसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसके सारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। और बोला था इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी हुई है वहीं से क्वेश्चन दिया था। एक तो यही था, इट इज अ लेबोरेटरी कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज कैसा होता है? लेबोरेटरी। ग्लूकोज कैसा था? ग्लूकोज था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फ्रक्टोज कैसा है? लेवो रोटेटरी। फिर आगे चल के आपको म्यूटा रोटेशन में भी मैं समझाऊंगा कि म्यूटा रोटेशन एक्चुअली इन दोनों के रीजन नहीं होता। जब इसको लिखेंगे तब इस तरीके से लिखेंगे, डी माइनस लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लेवो रोटेटरी है। फिर हाँ, इसका जब स्ट्रक्चर आएगा तब उसको हम फ्यूरानोस बोलेंगे, क्योंकि वो एक फ्यूरान रिंग जैसा दिखेगा हमको, आगे चल के पता चलेगा आपको। ये आ गया। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरीके से है। और इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। इसमें अगेन हमको एनोमेरिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इस सेंटर पे, हालांकि इसको हम एनोमर नहीं बोलते, इसको बोलते कि ये एपिमेरिक स्ट्रक्चर है। तो ये सेकंड सेंटर पर इस तरीके से हमको अल्फा और बीटा फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम फ्यूरानोस बोलते हैं, क्योंकि ये फ्यूरान रिंग से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है इसलिए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होते हैं? तो डाइसेकेराइड बनते हैं मोनोसेकेराइड के कंडेंसेशन से। ठीक है। अब रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग तो हमने बात कर ही लिया था वैसे। हाँ, डाइसेकेराइड में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंक। ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन से लिंक्ड एक बॉन्डिंग होती है ईथर टाइप की। अभी स्ट्रक्चर आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? तो देखो, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है? जिसके अंदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन ना ऐसे फ्री टाइप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या होगा? वो बंधे हुए रहेंगे। ठीक है। देखो, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज क्या करेगा? सुक्रोज की बात कर लेते हैं पहले। सुक्रोज क्या करेगा ना, सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेज। एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि सुक्रोज किस तरीके की शुगर है? सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। जैसे देखो, अम, हाँ, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सुक्रोज में ना इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो देखो, ऑक्सीजन से दो कार्बन सेंटर बॉन्डेड है इस तरीके से, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में भी अलग अलग नाम आते हैं। जैसे स्पेसिफिकली सुक्रोज की बात करूं तो इसमें कार्बन नंबर 1 से दूसरे का कार्बन नंबर 2 जुड़ रहा है। तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। हालांकि आप लोगों के लिए इतना ज्यादा चलेगा नहीं, मतलब अगर आप इसको सिंपल देख के भी जाओगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक्चुअली में ये होती है तो भी चल जाएगा। इतना ज्यादा नहीं पूछेगा वो, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, तो उतना रहने दे सकते हो। सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है।
लेकिन जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या होता है, लेवो रोटेटरी होता है, और ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन फ्रक्टोज का जो लेवो रोटेशन है वो इतना ज्यादा होता है कि वो ओवरऑल को क्या करता है, नेगेटिव बना देता है। और इसीलिए हम लोग सुक्रोज को क्या बोलते हैं, एक इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सुक्रोज का जो ओरिजिनल रोटेशन था वो कैसा था, डेक्स्ट्रो। लेकिन जैसे ही हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने उसकी, तो उसका जो रोटेशन है वो चेंज होके क्या हो गया, लेवो हो गया। ठीक है, प्लस टू माइनस चला गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इन्वर्ट शुगर। अब देखो मेल्टोज का स्ट्रक्चर, मेल्टोज में भी सेम होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड होता है, तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना वो 1,4 कार्बन के बीच में होती है। तो अल्फा 1 और अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसके अंदर। ऐसे ही लैक्टोज की बात करूं, लैक्टोज के अंदर भी 1,4 ही होती है, जस्ट इनकी पोजीशन अपवर्ड होती है। तो इसके अंदर बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, तो इसके अंदर बीटा 1 और बीटा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस तरीके से होता है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड के ऊपर। पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी हुई है। इसमें बेस्ट एग्जांपल अपना स्टार्च। स्टार्च जो है वो प्लांट के अंदर मेन स्टोरेज फूड है, हालांकि आपको पता ही होगा सब कुछ। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, जिसके अंदर 15 to 20% स्टार्च इसी का बना हुआ होता है। अब केमिकली देखा जाए तो अमाइलोज ना ऐसे लीनियरली लिंक्ड है। ठीक है, अमाइलोज ऐसे लीनियर 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 चेन से लिंक्ड है, जिसके अंदर C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंक है। ऐसे ही अमाइलोपेक्टिन क्या है, वाटर में जो सोल्यूबल नहीं हो पाता है वो वाला कंपोनेंट है, और वो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में 80 to 85%। अगर आपको बार बार कंफ्यूजन हो जाती है कि अमाइलोज ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, ये मेरे को याद नहीं रह रहा है, तो आप ऐसे ध्यान रखो, अमाइलोज का जो वर्ड है ना वो छोटा वर्ड है, तो इसीलिए उसका कॉम्पोजिशन भी कम है। अमाइलोपेक्टिन कैसा, थोड़ा सा लंबा वर्ड है, तो उसका कॉम्पोजिशन भी ज्यादा। अब जो लंबे होते हैं या फिर जो दो बल्क में होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी भी पुअर होती है। तो देखो ये वाला इनसॉल्युबल है, और जो छोटा वाला है वो सॉल्युबल है। ठीक है, जो छोटा वाला है उसके अंदर 1,4 लिंकेज है, जो बड़ा वाला है उसके अंदर 1,4 के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी है। तो वो क्या, लीनियर के साथ साथ ऐसे पैरेलल भी लंबे लंबे ब्रांच बनाने लग जाते। नेक्स्ट देखो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो प्लांट किंगडम में, ये सब आपको पढ़ाया ही जाता है, सेल वॉल में भर भर के प्रेजेंट होता है। ये ना बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, इसमें भी अगेन C1 और C4 के बीच की लिंकेज होती है। नेक्स्ट देखो ग्लाइकोजन। एनिमल बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। अब ये बहुत सारे लिवर, मसल्स, ब्रेन वगैरह सब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम आर प्रोटीन। सारे प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। अब अमाइनो एसिड क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर अमाइनो और एसिड ग्रुप दोनों साथ में प्रेजेंट। ठीक है, अब ये हमको जो नेचुरल वाले पढ़ने होते हैं वो तो सारे अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन अल्फा के अलावा बीटा, गामा, डेल्टा और भी अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। जैसे मैंने एक गामा अमाइनो एसिड के ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, क्या छोड़ो, अल्फा अमाइनो एसिड जो है उस अगर आप प्रोटीन की जो है हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना, तो आपको कंप्लीट अल्फा अमाइनो एसिड जिससे वो बना हुआ है वो मिल जाता है हमको। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जो होते हैं ना उनको जनरली एक 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो आगे चल के बताऊंगा, चलो मैं पहले उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। अमाइनो एसिड एसिडिक टाइप के भी हो सकते हैं, बेसिक टाइप के भी हो सकते हैं, न्यूट्रल टाइप के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर उसमें इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो और कार्बोक्सिल है तो वो न्यूट्रल होगा। अगर NH2 ज्यादा हो गया तो वो बेसिक हो जाएगा। अगर COO ज्यादा हो गया तो वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और वो जो कि बॉडी को बनाए नहीं जा सकते, बाहर से डाइट से थ्रू लेने पड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। इस एसेंशियल अमाइनो एसिड वाली टेबल को आपको याद रखना है, इसका ट्रिक है TB मिल पाथ।
थ्रियोनिन, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन। कैसे भी करके इसको याद करना, क्योंकि एक बार सीयूईटी ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और नीट ने भी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। उस टाइम आंसर वैलिन दिया था। हो सकता है इस बार आंसर इनमें से ऑप्शन में से कुछ डाल के दे दे, तो इसको आप पक्का एक बार ध्यान से देख के आओगे। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से ये, ठीक है। क्योंकि चैप्टर में ऐसा कोई टिपिकल पार्ट नहीं है, तो अगर उसको क्वेश्चन देना हुआ तो वो पक्का यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। फिर वो कोड की जो मैं बात कर रहा था ना, वो ये कोड थे। जैसे एलेनिन को हम आला आला ए एल ए वाला यूज करते हैं, एर्थिनिन के लिए ए आर जी यूज करते हैं। फिर इनके लिए एक वन लेटर कोड भी होता है। एक बार कहीं पुराने पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन आ गया था कि बताओ ये सीक्वेंस, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ था और फिर बोला हुआ था कि इसकी पेप्टाइड की सीक्वेंस बताओ। तो इसलिए आपको इसको थोड़ा याद करके जाना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक वगैरह भी नहीं है, वरना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पर देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली वो कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वगैरह होते हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल है, बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। इनके अंदर ना दोनों तरीके के ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक फंक्शनैलिटी भी प्रेजेंट है और बेसिक फंक्शनैलिटी भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इनका ना ज्विटर आयनिक बिहेवियर होता है, ठीक है। ज्विटर आयनिक बिहेवियर क्या है कि ये चाहे तो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो NH2 है वो क्या करता है, इसका एसिड का खुद ही प्रोटॉन बिहेव कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता है और ये खुद एक ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करने लगता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आती है ग्लाइसिन से रिलेटेड। होता क्या है, जितने भी अमाइनो एसिड्स है ना वो सारे कायरल नेचर के होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, NH2CHH और इधर COOH। दिस इज ग्लाइसिन। अब क्योंकि एक सेंटर पे इधर NH2 इधर से बोलोच है, बट ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ग्लाइसिन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड जिसके अंदर सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट है, तो वो होता है प्रोलीन। इसको भी ध्यान में रखें, ठीक है। अमाइनो एसिड भी दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो डी हो या एल हो, बट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एल वाली, ठीक है। अब प्रोटीन की मैं बात करूँ तो प्रोटीन जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। अब इनके बीच में जो लिंकेज होती है उसका नाम भी एक बार पूछा हुआ है, उसको बोलते हैं हम तो पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। NHCO बॉन्ड होता है एक, जैसे NH2 है ना, ये क्या करता है इस तरीके से COOH पे अटैक करके OH भगा देता है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NHCO बॉन्डिंग, या फिर जिसको अमाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड लिंकेज दोनों बोल सकते हैं। अमाइड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। और देखो जो दो अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन करते हैं, तो वो इस तरीके से कंबाइन करते हैं, एक OH गया और एक का हाइड्रोजन चला गया, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और साथ ही में आपका पेप्टाइड लिंक बन गया। इसका जो नाम लिखने का तरीका है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है। हम क्या करते हैं, हमेशा एन टर्मिनल से लेकर सी टर्मिनल तक नेमिंग करते हैं। तो एन टर्मिनल पे कौन सा स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का, तो पहले वहां पे लिखेंगे ग्लाइसिन या फिर ग्लाय। सेकेंड स्ट्रक्चर किसका है, एलेनिन का, तो उसके जगह लिख देंगे एलेनिन। यही एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो उठ के आ गया था सीयूईटी में, और बोला था इस डाइपेप्टाइड का नाम क्या हो। तो इसका नाम आपको पता लगाना था, तो ग्लाय एला। एक बार आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर वाली जो टेबल है उसको पक्का देख के जाना। अगर उसको आपको फंसाना हुआ नेमिंग में, थोड़ा सा पेपर का लेवल डिफिकल्ट करना हुआ, तो वो यहाँ पे से आपको फंसा सकता है। ग्लाइसिल एलानिन भी इसका नाम होता है और साथ ही ग्लाय एला कॉमन नेम तो है ही। अब अगर अमाइनो एसिड है वो ज्यादा जुड़ने लग जाए तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड ही फर्दर और ज्यादा जुड़ने के बाद हम उसको प्रोटीन भी बोलने लग जाते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन का थोड़ा क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन उनके शेप के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये प्रोटीन जो होते हैं वो इनसॉल्युबल है। इनके एग्जाम्पल पूछे गए हैं, PYQ है। इनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल जो पूछा हुआ है, जैसे कि अपने मसल्स के अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है, फिर अपने हेयर्स वगैरह में केराटिन प्रोटीन होता है, वो सारे किसके एग्जाम्पल है, फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे ही एक और होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
देखो फाइब्रस प्रोटीन ना बेसिकली इस तरीके की चेन होती है, ऐसे फाइबर 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 पैरेलल चेन चल रही होती है। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, इस तरीके से कॉइल्ड रहता है और एक ग्लोब्यूल की तरह बना होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर दे देता है, या फिर जिसको बोलते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये जनरली वाटर सॉल्युबल होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ये भी पूछा हुआ है, दोनों के एग्जाम्पल पूछे हैं। अब ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन को हम लोग 4 लेवल्स पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर क्वाटर्नरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ओरिजिनल में किसी भी प्रोटीन का या किसी भी डाइपेप्टाइड का, ट्राइपेप्टाइड का क्या स्ट्रक्चर है, किन अमाइनो एसिड से लिंक होके वो बना हुआ है, वही डिफाइन करता है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करोगे तो वो प्रोटीन का पूरा ढांचा ही चेंज कर देगा, पूरा का पूरा आउटले या फिर स्ट्रक्चर उसका चेंज कर देगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें दो चीजें होती है। पहला होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा बीटा एप्लीकेट शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है ना, इस तरीके से, अभी चलो स्ट्रक्चर आ ही जाएगा वैसे उसका, इस तरीके से हेलिक्स की तरह कॉइल हो रहा होता है वो, जिसमें नाइट्रोजन और NHCO, जो अपने एक ही मॉलिक्यूल के जो NH और CO ग्रुप है ना, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से वो ट्विस्ट होना चालू हो जाता है। जबकि बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये एक शीट चल रही है, इसके पैरेलल दूसरी चल रही है और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अल्फा हेलिक्स में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बीटा प्लेटेड में इंटर बॉन्डिंग। अभी देखो ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा हेलिक्स, जिसके अंदर एक ही जो पूरा कॉइल स्ट्रक्चर चल रहा था इस तरीके से, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जबकि बीटा प्लेटेड में क्या हो रहा है, दो अलग अलग चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये अपनी अलग चेन है, ये अपनी अलग चेन है, ये अपनी अलग चेन है, इन दोनों चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कि इसके अंदर इंट्रा है, इसके अंदर इंटर है, तो ये क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट में आ सकता है, इसको देख के जाना है। ठीक है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ना, जब फर्दर कॉइलिंग आ जाती है तो हम उनको टर्शरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, यही टर्शरी स्ट्रक्चर हम लोग पहले पढ़ के आए थे, जो फाइब्रस और ग्लोबुलर पढ़े थे ना, वो किसके एग्जाम्पल है, टर्शरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। ये अपने आप में क्वेश्चन बनता था जो पूछा हुआ है कि बताओ फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो किस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में आते हैं, क्वाटर्नरी, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी। तो इसको ध्यान में रखना है, कौन से में आते हैं, टर्शरी में आते हैं। ठीक है, अब एक बार ये भी पूछा हुआ है कि जो अपना सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है वो कौन से बॉन्ड से तो स्टेबलाइज रहता है। तो उसमें एग्जांपल में मेन आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन्डर वॉल्स, और ये तो सारे वीक फोर्सेस हैं, बट मेन अपना कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स है। ठीक है, फिर लास्ट अपना क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कॉइल स्ट्रक्चर है वो फर्दर इस तरीके से कॉइल करने लग जाता है। ये सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। प्राइमरी में देखो पूरा एकदम लीनियर स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेकेंडरी में इधर इन्होंने अल्फा हेलिक्स बना दिया है, टर्सरी में वो फर्दर कॉइल हो रहा है और क्वाटर्नरी में पूरा कॉइल हो रहा है। इधर और एक्सप्लेन किया हुआ है, प्राइमरी में जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी में थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, शीट में कन्वर्ट हो गया, अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट हो गया, टर्सरी में वो फर्दर और कॉइल हो गया, और क्वाटर्नरी में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, जिसके अंदर दो अल्फा और दो बीटा सब यूनिट्स रहते हैं। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, होता क्या है कि अगर आप प्रोटीन को किसी भी एनवायरनमेंट चेंज में रखोगे, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएच से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, और प्रोटीन की जो हेलिक्स है वो अनकॉइल हो जाती है। पहले वो अच्छे से हेलिकली फॉर्म था क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी थी। अगर आपने उसको कोई ऐसी फिजिकल एनवायरनमेंट में रख दिया जहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो गई, तो वो क्या होगा, अनकॉइल हो जाएगा और वो अपनी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी खो देगा। तो डीनेचुरेशन में यही होता है, जो अपने सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई, लेकिन उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अभी भी क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। ये बात ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में पूछा हुआ है पहले से। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोएगुलेशन ऑफ एग हो गया जब बॉईल करते हैं तब, या फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई। फिर विटामिन की बात करूं, विटामिन क्या होते हैं, तो ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जो थोड़े अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, लेकिन वो ग्रोथ और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन को हम लोग ABCD वगैरह से ऐसे बताते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दो टाइप के हैं। फैट सॉल्युबल को याद रखने की टिक है एडेक, जैसे जिनका हेडेक होता है ना, वैसे ही इसका नाम है एडेक, ADE और K।
जो कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल। ये फैट सॉल्युबल रहते कहाँ पे हैं, तो एक फैट सॉल्युबल फैट फैटी टिश्यूज होता है फैट, जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है, उसके अंदर ये स्टोर करे जाते हैं। फिर वाटर सॉल्युबल में आते हैं अपने विटामिन डी और विटामिन सी। अब ऐसा बोला जाता है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो आपको रेगुलरली डाइट के थ्रू लेने चाहिए, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, तो वो क्या होते हैं, यूरिन के थ्रू बार बार एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें, विटामिन बी 12 को एक्सक्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो स्टोर्ड रहता है बॉडी में। अब ये डेफिशिएंसी डिजीज है, फॉर एग्जांपल विटामिन ए से जेरोक्सेलमिया हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। विटामिन बी 1 की कमी से विटामिन बी में उनको थायामीन बोलते हैं, उसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी को जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं या फिर ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होने लगता है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा, लिख लो, अपकमिंग साल में क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से, पक्का है। पहले भी पूछे गए थे, अब भी पूछे जाएंगे। लास्ट पार्ट अपना लगभग, इसके बाद सिर्फ हॉर्मोन्स बचता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड। अब ये पूरा पोर्शन आप लोग बायो में वैसे तो पढ़ के ही आते हो, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए दो चीजें आती है। केमिकल कंपोजिशन की बात करूँ तो न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, तो जिसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड तीनों चीजें होती है, उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, बीटा डी राइबोस हो गया और बीटा डी डी ऑक्सी राइबोस हो गया, जिसमें सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन हट जाता है। ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाता है बायो में वैसे, कि बताओ राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज में कौन सी पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ध्यान रखना सेकेंड कार्बन पे से ऑक्सीजन हट जाता है। फिर डीएनए के अंदर चार बेसिस होते हैं, पहला होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है साइटोसिन, चौथा होता है थायामीन थाइमीन। जब आरएनए आता है तब उसके साथ में यूरेसिल एक और चीज आ जाती है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से प्यूरीन कौन है और इसमें से पिरीमिडीन कौन है, तो ध्यान रखो ये अपना प्यूरीन है, ठीक है, और बाकी अपने क्या है, पिरीमिडीन। एक प्यूरीन जो है वो हमेशा एक पिरीमिडीन से ही बॉन्डिंग करता है, तो एडेनिन जो है वो किसके साथ बॉन्डिंग करता है, या तो थाइमीन से बॉन्डिंग करता है जब डीएनए है, या फिर वो यूरेसिल से बॉन्डिंग करता है जब आरएनए है। और जो ग्वाइनिन है वो हमेशा किसके साथ बॉन्डिंग करता है, साइटोसिन से। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, तो एडेनिन जब थाइमीन या यूरेसिल से बॉन्डिंग करता है तब वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। साइटोसिन जब ग्वानिन से बॉन्डिंग रखता है तब वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से करता है। स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो ये अपना राइबोस शुगर का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसके इस 1' पोजीशन पे कौन जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, और इसकी 5' पोजीशन पे कौन जुड़ता है, तो फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ता है, ठीक है। अब वही है, ये पूरा पार्ट आप लोग बायो में ढंग से पढ़ते हो, 5' क्या होता है, 3', 5' to 3', जिसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं, ये सारी चीजें आप लोग बायोलॉजी में ढंग से। अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हॉर्मोन्स की तरफ। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स का काम करते हैं। अब इसमें अलग अलग नेचर के टाइप के एग्जांपल, जैसे स्टेरॉइड्स में बोल तो एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन हो गया। कुछ पॉलीपेप्टाइडिक नेचर के भी होते हैं, जैसे इंसुलिन, एंडोर्फिन वगैरह हो गया। या फिर कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इससे रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, तो हो सकता है इस वाले एग्जाम में पूछ ले लो। इनका काम क्या होता है, जैसे इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का काम होता है फियर, फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स को मॉडरेट करना। फिर ग्रोथ हार्मोन का काम होता है ग्रोथ डेवलपमेंट करना। थायरॉक्सिन का काम होता है थोड़ा बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और गोइटर थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना। तो स्टेरॉइड हार्मोन का काम होता है जो अपने ऑर्गन्स वगैरह है उनको ठीक रखना। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में C1 कार्बन पे OH की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। फिर देखो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा पूछ रहा है। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन और ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल अमाइनो एसिड और ऑप्टिकली एक्टिव दोनों ही गलत है। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड, नहीं, ऑल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है,
तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, दैट इज इट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टीम फॉरेंसिक है, मैं प्रियांश आप लोगों के लिए मार्गदर्शन 2026 प्रोग्राम लेके आए हैं। इसमें आपको कंप्लीट एकेडमिक प्रेप के साथ साथ एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस और स्मार्ट टूल्स वगैरह, और साथ ही मैम के साथ ग्रुप स्टडी सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सब आपको मिल सकता है ओनली इन 2999। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट के जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।